नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और मेरे साथ खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि उत्पाद मंत्री ने नई शराब नीति पर सहमति जता दी है। अब इस पर है जो 24 फरवरी को प्रस्ताव जो है इसका कैबिनेट में आ सकता है। पहले तो हम लोग सूरज से जानेंगे कि नई शराब नीति क्या है और छत्तीसगढ़ से इसे कैसे कनेक्टेड किया गया है। आप सबों के लिए जानना जरूरी होगा कि शराब नीति इसलिए भी महत्वपूर्ण एक मामला है क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि लोबिन हेम्ब्रोम जो कि बोरियो से विधायक है, उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन जो है उनके नेता नहीं है, उनके नेता शिबू सोरेन है। वो इस वजह से क्योंकि शिबू सोरेन शराब नीति के खिलाफ है, वो इसका विरोध करते हैं और जो सरकार में जो लोग मंत्री हैं वो इसका समर्थन करते हैं। पहले तो शराब नीति सूरज क्या है, छत्तीसगढ़ से इसे कैसे रिलेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराब से जो राजस्व मिलता है, सरकार को ऐसा लग रहा था कि उससे जितना राजस्व मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को भेजा और वहाँ पाया गया कि वहाँ 2300 से 2400 करोड़ राजस्व 2400 करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से आता है और शराब की बिक्री को स्टेट में सरकार नियंत्रित करती है। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद विभाग है उनके अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, एक परामर्शी कमेटी बनाई थी और उनसे ये कहा गया था कि वो सुझाव दें कि झारखंड में शराब की बिक्री से कैसे राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने जो कमेटी है उसने जो खुदरा शराब विक्रेता हैं और जो बार और रेस्टोरेंट और क्लब चलते हैं उनके लिए भी एक नीति बनाई। जो खुदरा दुकानदार हैं शराब के विक्रेता, वो लोग एक बार हेमंत ये आपके शिक्षा मंत्री और जो उत्पाद मामलों के मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और वहाँ बातचीत हुई थी। तो उन लोगों का कहना था कि करीब 18,000 खुदरा विक्रेता हैं पूरे स्टेट में। तो उनका ये कहना, तो उनको सरकार जो है अपने अंडर लेने की बात कही जा रही है। दूसरा बात है बार और रेस्टोरेंट की। तो बार और रेस्टोरेंट में सरकार ये कह रही है कि जो लाइसेंस हासिल करते हैं उसकी दर सरकार ने बढ़ाने का मतलब प्रस्ताव जो बना है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है उसमें। तो अभी जो लाइसेंस लेने के लिए अगर बार और रेस्टोरेंट, बार या क्लब कोई खोलना चाहता है तो उसकी जो दर है वो ग्रामीण इलाकों में अगर कोई खोलता है तो उसे 3 लाख रुपए देना पड़ता है लाइसेंस फी के तौर पर, और वो जो है शहरी इलाकों में 9 लाख रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन जो नई नीति है उसके मुताबिक उनको 25 से 30 लाख रुपए जो हैं वो देने पड़ेंगे लाइसेंस के तौर पर, जो 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो वो एक बात है। दूसरी ये बात है कि जो बार हैं और क्लब हैं वहाँ पर शराब बेचने का एक कोटा फिक्स कर दिया जाने वाला है कि अगर उत्पाद विभाग जिस तरह से उन्होंने साइन करके आगे बढ़ा दिया और अगर कैबिनेट से पास हो जाती है नई उत्पाद नीति या नई शराब नीति कह लें, तो उसमें एक कोटा फिक्स हो जाएगा कि वो सालाना या 6 महीने में कितनी शराब बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये बात इसमें कही जा रही है। तो कुल मिलाकर जो ये कहते हैं कि सरकारीकरण होना, शराब का सरकारीकरण होना वो हो जाएगा। तो उसको लेके एक तो जो खुदरा विक्रेता हैं शराब के, उनकी नाराज़गी ये थी, वो लोग उत्पाद मंत्रालय के मंत्री से मिलने भी आए थे, तो उनका ये कहना था कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी उनका ये कहना था कि जो अंतर है, क्योंकि झारखंड में जो शराब का कंजम्पशन है वो महज 6% है, वहीं छत्तीसगढ़ में शराब का कंजम्पशन 26% है। वहाँ 26% लोग शराब पीते हैं, यहाँ 6% लोग पीते हैं। उसमें भी एक जो बात कही जा रही है कि जो शराब की दुकानें हैं सरकारी या निजी, तो वो एक संगठित शराब की दुकानें हैं। लेकिन झारखंड में क्या होता है कि लोग बहुत असंगठित क्षेत्र से, मान लीजिए कि कोई कहीं पे हटिया में बैठ के हड़िया पी रहा है या ताड़ी पी रहा है या महुआ की शराब पी रहा है, तो वो बिल्कुल असंगठित है, तो उससे सरकार को कोई मिलता नहीं है। तो इनका कहना है कि जब एक आबादी आपकी इस तरह से है और अगर आप इसको भी सरकारीकरण कर देंगे, क्योंकि जब कोटा फिक्स करेंगे आप तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कोटा फिक्स करेंगे तो आप कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जो शराब आज 160 या 180 की मिल रही है वो 400-500 की, तो जाहिर सी बात है लोग फिर क्लब में बैठकर या रेस्टोरेंट में बैठकर या बार में बैठकर पीना नहीं चाहेंगे। तो कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, लोग असंगठित जो शराब की दुकानें हैं या कह लें कच्ची शराब की जो दुकानें हैं उधर रुख करेंगे। तो वो जो घटनाएं घट रही हैं, तो वो लोग बिहार का उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ शराबबंदी है तो वहाँ पर हमने देखा है कितनी खबरें
सामने आई हैं कि शराब, जहरीली शराब पीने से या जो गांव में कस्बों में शराब बन रही पीने से कितने लोगों की जानें गई हैं। तो वो एक शुरू हो जाएगा, संगठित अपराध बढ़ेगा, तस्करी शुरू हो जाएगी, तो उनकी ये शिकायत है। दूसरा है रोजगार चला जाएगा। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, जो बार और रेस्टोरेंट संघ है झारखंड का, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रांची प्रेस क्लब में किया था। तो उनका ये कहना था कि जो कोटा फिक्स कर दिया जा रहा है, जो लाइसेंस इतना महंगा कर दिया जा रहा है, अभी 180 के आसपास पूरे झारखंड में रेस्टोरेंट और बार हैं। तो उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हमें कीमतें जो हैं अचानक से बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक तो आप जब महंगा फीस कर देंगे, लाइसेंस की फीस, तो उसका एक लागत अतिरिक्त उनको पड़ेगा, उनका ये कहना था। दूसरी बात है कि वैसे में जो स्टाफ हैं उनको नियंत्रित करना मुश्किल होगा, उनको उनकी सैलरी देना है, उनका रखरखाव है, मेंटेनेंस है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं, जो उस व्यवसाय से, बार और क्लब के व्यवसाय से जुड़े हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि छटनी करनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने ये चेतावनी दी है कि सरकार अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग जो हैं बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो वो लोग मिले भी थे, उत्पाद मंत्री से मिले भी थे। उन लोगों की कोशिश थी कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। जो खुदरा शराब व्यवसायी हैं वो लोग भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सरकार, क्योंकि अब तो जो जगन्नाथ महतो उन्होंने कह दिया कि मैंने फाइल साइन कर दिया है, इसका मतलब मंत्री की सहमति है। अब 24 को जब कैबिनेट की बैठक होगी, जब प्रस्ताव ये आएगा, तो वहां पर पूरे कैबिनेट की सहमति बनती है या नहीं बनती है। तो अब ये देखिए कि ये तो है जो तकनीकी पक्ष है। अब जहां तक राजनीतिक पक्ष या सरकार के स्तर की बात करें तो निश्चित रूप से लोबिन हेम्ब्रम जो वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस पर क्या कहें कि एक तरह से विरोध जताया। उनका दो तर्क था। एक तो जो शिबू सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, वो नशा मुक्ति अभियान उन्होंने चलाया है, नशे के खिलाफ हैं। दूसरी बात है कि वो शराबबंदी के पक्ष में भी रहे हैं। लेकिन जब आप राजस्व की बात करते हैं कि हमारे पास वो राजस्व के वो संसाधन नहीं है, जो बाकी उस तरह के उद्योग नहीं है, जो खान है वो सरकार जो कहती है खाली खजाना की बात करती है, तो उसमें भी कहा कि अगर शराब नीति है उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ही शराब बेचेगी तो लोगों को कैसे जागरूक कर पाएंगे आप कि वो नशा छोड़ें या नशा मुक्ति। तो उन्होंने कहा सरकार का नहीं है, शिबू सोरेन का ये पक्ष है। और उसी बात को लोबिन हेम्ब्रम कह रहे थे। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था, उस दिन भी शिबू सोरेन ने इस बात का स्टेज से जिक्र किया था कि मैं देख रहा हूं कि युवा जो है बड़ी संख्या में वो शराब की तरफ या नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष से झारखंड लिया था, और वैसे में एक जो बड़ी आबादी है जो युवाओं की है वो नशे की तरफ जाएगी तो कैसे होगा। हालांकि देखना होगा कि एक राजस्व का मसला है जो 2300-2400 करोड़ की बात की जा रही है, तो इस बारे में भी बातचीत हुई थी। तो जो शराब विक्रेता हैं या जो बार एंड रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, उनका ये कहना था कि सरकार अगर इस स्टेट के लिए ला रही है तो यहाँ की डेमोग्राफी अलग है, शराब का कंजम्पशन यहाँ पर अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल अलग है। तो उन्हें हमारे साथ बात करनी चाहिए थी, ना कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की एक परामर्शी कमेटी बनानी चाहिए थी। जहां तक 2400 करोड़ का लक्ष्य है तो वो देते तो हम उनको सुझाते तो कि ये कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन हम जो यहाँ पर शराब बेच रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, और एक तरह से हमें बेरोजगार करने का प्रयास है। हालांकि अब देखना होगा कि 24 को जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव आता है तब सरकार क्या कदम उठाती है। क्या वो अपने ही नेताओं की चिंताओं को ध्यान में रखती है, क्या वो शिबू सोरेन की जो चिंता है नशा के खिलाफ उसको ध्यान में रखती है, या फिर राजस्व की जो बात है उसे प्राथमिकता देते हुए इसे मंजूरी देती है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही थी कि उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने नई शराब नीति पर अपनी सहमति जता दी है। अब देखना होगा कि 24 को जब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आता है तो उस पर आगे क्या बातें होती है। अब बात करते हैं कांग्रेसी चिंतन शिविर की। आप सबों को मालूम होगा कि गिरिडीह के पारसनाथ में 3 दिनों का चिंतन शिविर लगाया गया था, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन था। आज कह लें कि झारखंड में कांग्रेसी नेता अपने भविष्य के को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं, और इसी वजह से ये चिंतन शिविर लगाया गया था। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े थे और उन्होंने नेताओं से बात की है, कांग्रेसी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात की है और कई तरह की नसीहतें जो हैं दी है। अच्छा सूरज, पहले तो राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की और नसीहतें दी हैं कि जिन कार्यकर्ताओं की वजह से आप आए हैं ऊपर, उनकी
बात करें, उनकी चिंता करें, तभी जाकर आपसे इस तरह की नसीहतें बार बार कांग्रेसी नेताओं को क्यों दी जा रही है? मतलब देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा देखिए, जो भी राहुल गांधी ने आज कहा है उसका थोड़ा बहुत संकेत जो है, आप अगर चिंतन शिविर के दूसरे दिन में आप इनके बयानों को सुनेंगे, जो दीपिका पांडे सिंह का जो संबोधन है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कड़वा बोलती हूं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन लोगों ने सालों पार्टी का झंडा ढोया है उनको वो उचित सम्मान, उचित जगह पार्टी संगठन में नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। कई लोग विधायक बन गए और कई लोगों को मंत्री पद मिला है। तो लेकिन जो जिन लोगों ने अच्छे या बुरे वक्त में पार्टी का झंडा उठाया, पार्टी के लिए प्रचार किया, कोरोना काल में भी सरकार के स्तर से तो जो किया ही, वो व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यकर्ता सड़क पर थे और मैदान, ये क्या कहने हैं, फील्ड में थे और काम कर रहे थे। तो उसी का ये है, झारखंड कांग्रेस में असंतोष जो है वो बराबर दिखता रहा है। वही असंतोष दिखता रहा है और इसका ये बहुत बात है क्योंकि गुटबंदी दिखती है कांग्रेस में कि कोई लोग आरपीएन सिंह के जाने से दुखी होते हैं, कोई लोग खुश होते हैं। जब जैसे ही आरपीएन सिंह पद संभालते हैं तो एक बयानबाजी हो जाती है कि वो चापलूसों से घिर गए हैं। इसके बाद एक बयान ये आ जाता है कि आरपीएन सिंह ने ये कहा था कि 2.5 साल के मंत्री होंगे, 2.5 साल एक होगा, 2.5 साल दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो कैडर आधारित नहीं रही है, दीपिका पांडे सिंह ने कहा था। तो वो भी एक बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये नाराज़गी है कि लोग बाहर से आते हैं। जैसे अभी ही देख लीजिए कि प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत, ये दोनों 2019 के विधानसभा चुनाव के से पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे। एक ने आजसू ज्वाइन कर लिया, एक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फिर वो लोग जैसे ही आए उन लोगों को तुरंत ही जो समन्वय समिति बनी उसमें जगह दे दी गई। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्यकर्ता, मान लीजिए 2019 है तो 19, 20, 21, 22 है ना, लगभग 4 साल का पीरियड है। तो इसमें जिन लोगों ने मेहनत की होगी वाकई में, और उसमें 2 लोग, कम से कम 2 लोग जो बाहर थे, तो उम्मीद रही होगी उन कार्यकर्ताओं को कि जब समन्वय समिति बन रही है, छोटा सा ही पद जो है हमें दिया जाए, तो नहीं दिया जाना। तो उसकी नाराज़गी दिखती है। हालांकि कार्यकर्ता खुलकर नहीं कहते क्योंकि कार्यकर्ताओं को वो मंच नहीं है, वो प्रेस वार्ता नहीं करते या वो मीडिया के सामने आकर बयानबाजियां नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सवाल उठता है क्योंकि हम लोग जिस दिन मजदूरों को लाया जा रहा था, माली में फंसे मजदूरों को, उस दिन धीरज साहू जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए और उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया था कि सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु को जगह दी गई, तो उन्होंने कहा कि हाई कमान का आदेश है तो हम इस पर बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा यही पक्ष है कि अगर आ ही गए हैं तो अनुशासन में रहे। तो कहीं ना कहीं वो असंतोष जो है गाहे बगाहे दिखती है। तो यही बात थी। और जब तक आपके कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे, जब तक अंदरूनी कलह होगी, जो कांग्रेस के हाल के वर्षों में दिख रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच का विवाद हो, या फिर अभी चुनाव जब पंजाब में जारी है वहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी बनाम नवजोत सिंह सिद्धू का मसला हो, थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में हरीश रावत जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रभारी बनाया गया है, उनका असंतोष हो कि उन्होंने तो ऐसा कह दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाथ पैर बांधकर ऐसे तालाब में छोड़ दिया गया है जहाँ चारों ओर खूंखार मगरमच्छ है। तो ये जो असंतोष है वो भी दिखता है क्योंकि यहाँ पर आरपीएन सिंह जैसे ही गए तो कई लोगों ने पटाखे फोड़े, खुशियां जताई, तो कई लोग बहुत संतुलित बयान देते नजर आए। तो वो चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का हाई कमान है वो कार्यकर्ताओं की चिंताओं को नहीं समझ पा रहा है। और इसमें जो 4 मंत्री हैं जो कोटे से मंत्री बने हैं, बन्ना गुप्ता हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, बादल पत्रलेख हैं, या आपके आलमगीर आलम हैं, तो उनका यही संदेश था कि जो लोग भी विधायक बने हैं, जो लोग भी मंत्री बने हैं, वो कार्यकर्ताओं के समर्थन से, उनके साथ से ही बने हैं। आप चुनकर आए हैं, इसमें उनका योगदान है कि उन्होंने आपके लिए जाकर प्रचार प्रसार किया है, आपके लिए पार्टी का झंडा उठाया है। तो जब आपको पद मिल जाता है तो उन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि ये शिकायत आप जानते हैं कि जब पिछले साल की बात है कि कई विधायक जैसे दीपिका पांडे सिंह हैं, इसके बाद अंबा प्रसाद हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, ममता देवी हैं, ये सभी विधायक दिल्ली गई थीं और इन लोगों ने असंतोष जाहिर किया था। यहाँ पर भी एक बैठक हुई आलमगीर आलम के साथ, तो उनका ये कहना था कि सरकार तो नहीं सुन रही है हमारी,
पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन पार्टी फोरम में भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, दरकिनार कर दिया जा रहा है हमें। तो अगर आप विधायक जो भी बहुत लाइमलाइट में नहीं है, उन लोगों की भी ये शिकायत है कि पार्टी फोरम में बात नहीं सुनी जा रही है, ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये भी एक शिकायत है कि मतलब बातें जो है बहुत ऊपर ऊपर हो जाती हैं और हाईकमान के बीच रह जाती है। तो यही कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे कि चिंतन जब से अविनाश पांडे ने पद संभाला है यहाँ पर बतौर प्रभारी, तब से ही आप देखेंगे कि संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है। वो एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनाने की बात थी गठबंधन के बीच, वो बनी है नहीं बनी है वो अलग मसला है। उन्होंने जिस दिन पद संभाला उस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात उन्होंने की थी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी के अंदर भी बनी ताकि, और उन्होंने कहा कि इस फोरम पर लोग बात रखें, अनुशासनहीनता ना करें। और आप देखेंगे कि पहले दिन से अविनाश पांडे ने चिंतित सवीर के दिन पहले दिन जो संबोधन दिया, दीपिका पांडे सिंह का जो संबोधन रहा, बंधु तिर्की का जो संबोधन रहा, इसके बाद थोड़े दिन पहले जब कांग्रेस के नेता विधायक अध्यक्ष सब लोग जब दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिले, उस दिन भी जो नसीहत वहाँ पर दी गई वो संगठन के मजबूत करने को लेकर ही दी गई कि हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन ये जो दिक्कत दिख रही है कि वो जो पूरा क्रेडिट है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ले गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि साइड लाइन कर दिए जाने जैसा। तो संगठन की मजबूती की बात कही जा रही है, और कोई भी संगठन मजबूत तब होता है जब आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पर अपने आप को ताकतवर या मजबूत महसूस करते हैं, वो खुश महसूस करते हैं, तभी वो पार्टी की नीतियों को, मान लीजिए कि अगर मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार दिया गया तो वित्त मंत्रालय का मसला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मसला है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम हुआ वो बन्ना गुप्ता के अंतर्गत आता है, उनका मसला है, किसानों की ऋण माफी का मामला है, बादल पत्र लेख का मामला, और ये सारे मंत्रालय कांग्रेस के पास हैं। इसके बाद भी ये संदेश अगर गया कि जो भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठीक से ग्राउंड पे नहीं किया चीज़ें या नहीं बोल के आए। इसका कारण ये है कि आपसे असंतुष्ट हैं। तो राहुल गांधी का कहीं ना कहीं ये कहना था कि जो भी काम हम करते हैं, संगठन तब इसलिए भी मजबूत होता है, केवल गोष्ठियों से इससे मजबूत नहीं होता, बल्कि सरकार में रहते हुए आपकी जो भागीदारियां होती हैं उससे भी स्पष्ट होता है ना। तब जनता के मन में ये संदेश जाता है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजा, या जो भी कांग्रेसी विचारधारा के जो भी लोग होंगे, उनको लगेगा कि नहीं, हमने जो चुन के भेजा वो काम कर रहे हैं, नहीं तो उनको लगेगा कि हमने भेजा है, काम तो सारा कोई और कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयान था वो कुल मिलाकर यही था कि वो जो आपस में जो दूरी बन रही है, जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री कोई भी हो, उनके बीच कम्युनिकेशन का गैप नहीं रहना चाहिए। जी, तो आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड में कांग्रेसी नेताओं के बीच जो है एक असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बयान अक्सर आ रहे हैं सामने। अभी दीपिका पांडे सिंह ने दिया था, आज राहुल गांधी ने नसीहत दी है कि कार्यकर्ताओं के बारे में बात करें, क्योंकि जो लोग पार्टी का झंडा ढोकर यहाँ तक पार्टी को लेकर आए हैं उन पर बातें नहीं होती है। इससे पहले भी अविनाश पांडे, जो कि अभी झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने भी संगठन को मजबूती देने की बात वो बार बार वो कहते हैं और लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। जब से वो प्रभारी बने हैं, झारखंड में कांग्रेसियों की सक्रियता आप देख रहे होंगे कि बढ़ी है। अब बात करते हैं बीजेपी की। आज बीजेपी नेता और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सरकार पर अयोग्यता का आरोप लगाया है, चूंकि वो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने इकोनॉमिकली ही आरोप लगाया है। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार कई तरह के आरोप जो हैं हेमंत सरकार पर। हजारीबाग से सांसद हैं जयंत सिन्हा और पूर्व वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। और निर्मला सीतारमन जब वित्त मंत्री हुआ करती थी, अभी भी हैं, तो पहले कार्यकाल में वो वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से जो उनका आज का बयान था या आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इस विषय पर था, क्योंकि पिछले 2 साल में जब भी सरकार में शामिल किसी भी मंत्री से या मुख्यमंत्री से विकास के कामों को लेकर सवाल उठाया जाता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से या कृषि के किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी विभाग को ले लें, तो सरकार जो ये कहती है कि हमें रघुवर कार्यकाल बीतने के बाद हमें खाली खजाना मिला। अक्सर ये सभी नेताओं का, मंत्रियों का बयान रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो बयान है उसका ही ये पलटवार है। तो उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ एक दावा किया कि झारखंड सरकार के साथ दिक्कत ये है कि वो
खर्च कर ही नहीं पा रही है। पैसों की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, राजस्व की कमी नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रही है। और उन्होंने बताया कि बजट सत्र जो है 2021-22 में खर्च करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास 91,277 करोड़ रुपए की राशि थी। इसमें से 39,942 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार जो है वो कर और ग्रांट के रूप में दे रही थी। और इसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में केंद्र सरकार का योगदान जो है 2021-22 में और बढ़ा, ये 19.62% और बढ़ गया, जो ग्रांट और कर है उनका ये दावा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2020-21 में झारखंड सरकार को जो है केंद्र की तरफ से खर्च करने के लिए 90,007 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, मतलब उनकी राशि थी। इसमें से केंद्र सरकार की तरफ से 33,389 करोड़ रुपए का ग्रांट और कर मिला था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि झारखंड सरकार के पास 2021 तक डीएमएफटी के अंतर्गत जो है 7,000 करोड़ की राशि थी। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति प्लान की घोषणा की है, जो हाईवेज के और जलमार्गों के निर्माण का एक योजना है, जिसमें 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गई है। इसमें उन्होंने कहा कि झारखंड को 50 साल के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो उनका ये कहना था कि राशि पर्याप्त है, और जितनी राशि मिली है और अगर उनके खर्चों का हिसाब देख लें तो स्टेट गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाएगी। आप देखें, नहीं कर पाई है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि थोड़ा सा जो तर्क से इसकी पुष्टि होती है कि कुछ ही दिन पहले आप शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि अगर सरकारी स्कूल जो हैं और संबंधित जिलों के पदाधिकारी हैं, डीएससी और डीओ को के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने कार्यशैली नहीं सुधारी तो हम जो है 42,000 स्कूलों को सौंप देंगे निजी हाथों में। तो उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया था कि 450 करोड़ रुपए की जो राशि है जो स्कूलों में विकास मद में खर्च करने के लिए दिया गया था, वो खर्च नहीं हो पाया है और वो पैसा जो है लैप्स करने की कगार पर है, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में वो खर्च नहीं होता है तो उसको जो है वो वापस चला जाता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि जिन भी विभागों में जितने भी मद का बजट है, अभी उसका लेखा जोखा पेश किया जाएगा, चूंकि बजट सत्र शुरू होना है, तो उसमें देखना होगा कि जिन मदों में जितना पैसा खर्च करना था, क्या उतना पैसा खर्च किया जा सका है। और जब आप खाली खजाना की बात करते हैं तो उसी दौरान आप नए फॉर्च्यूनर खरीद रहे होते हैं, उसी दौरान स्मार्ट सिटी के प्लान के लिए चल रहा होता है, उसी समय मंत्रियों और विधायकों के लिए बंगले बनाने का प्लान जो है वो स्वीकृत हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हटा भी दें तो आम लोगों के मन में भी जो आप जैसे ही खजाना खाली की बात करते हैं, उनके आंखों के सामने सफेद सफेद फॉर्च्यूनर घूम जाती है, ये कहाँ से आया। तो निश्चित रूप से उनका इशारा इसी तरफ था कि ये जो पैसे हैं क्या सरकार खर्च कर पाई है, उसमें से भी एक बड़ी राशि जो है वो केंद्र की तरफ से ग्रांट और कर के रूप में मिल रही है, ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है, लेकिन सरकार, उनका ये दावा था कि सरकार खर्च नहीं कर पा रही और खाली खजाना का रोना रोती है। जी, तो जयंत सिन्हा ने अयोग्यता का आरोप जो है हेमंत सरकार पर लगाया। मतलब उनका कहना यह है कि राज्य के पास पर्याप्त लाखों करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन सरकार की नियत ही नहीं हो रही है कि उसे अच्छे कामों में खर्च किया जाए। अभी फिलहाल एक दर्शक जो है कमेंट कर रहे थे, तो पढ़ देती हूँ थोड़ा। ईस्ट और वेस्ट अपना हरिया इज बेस्ट, यानी कि अभी तक शराब नीति पर जो है सहमति बनी भी नहीं है और लोग असंगठित जो शराब नीति की बात कर रहे थे सूरज, उसकी तरफ लोग जाने की सोच रहे हैं। यानी अगर शराब नीति को सहमति मिल जाती है और रेट जो है उसकी वृद्धि हो जाती है तो लोग इसी असंगठित शराब, लेकिन जाना नहीं चाहिए, जाने का प्रयास करेंगे। लोग हड़िया और जो चुल्लू वगैरह दारू होते हैं उसकी तरफ जाने का शुरू करने लगेंगे। ऐसा नहीं करना लेकिन है, जो नहीं है, सही नहीं है। और लोग जो है नशा मुक्ति की बात करते हैं, शिबू सोरेन इसके बहुत पक्षधर हैं। तो लोग जो हैं वो नशे की तरफ ना जाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी और स्टेट की बेहतरी के लिए जो प्रयास हो सकता है करें। जी, धन्यवाद।